हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू ऑल इज वेल। तो बसंत पाठ्य पुस्तक से आपका पाठ नंबर 2 है। ये आपकी कहानी है और इसके जो है लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो बेटा देखिए, ये दादी माँ जो है कहानी है, इसको हम आज पाठ को फुल रिवीजन करेंगे ताकि आपको पता चले कि जो है पाठ में दिया क्या गया है। तो सबसे पहले बेटा ये है आपकी दादी माँ कहानी जो कि शिव प्रसाद सिंह ने लिखी है। तो वो अपनी दादी के विषय में बता रहे हैं कुछ। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। जोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रश्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो ये सब कौन कह रहे हैं बेटा? ये शिव प्रसाद सिंह कह रहे हैं। वो अपने विषय में बता रहे हैं, फिर वो आपको कहानी भी सुनाएंगे। आगे है बेटा कि मैं सोचता हूँ कि अच्छा, अब उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। कवार के दिन बेटा, कवार का महीना होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था एक कवार का महीना होता है जिसमें कि लेखक जो है शिव प्रसाद सिंह है, उसके गांव में जो है क्या होती है बेटा, जो है बहुत तेज़ बारिश होती है। पानी ही पानी होता है, जो है इधर उधर होता है ना, झाल इधर उधर जाती हैं तो पानी लोरे ले रहा होता है। क्या होता है बेटा, जो है दूर दूर से क्या पता मोथा साई अधगली घास से घेऊर बंद प्याज की जड़ें, जो है अनेक प्रकार की बरसाती घासों के बीच जो है सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध, जैसे कि बेटा कई सारी चीज़ें पानी में सड़ जाती है ना तो एक अजीब सी स्मेल आती है। तो वो उस बारे में बता रहे हैं। आगे है बेटा कि जो है गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे थे, यानी कि उसी पानी में गांव के लड़के जो है डुबकी लगा रहे थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। देखिए बेटा, हर तरह का मौसम आता है, सर्दी गर्मी बरसात पतझड़, तो हर मौसम की जो है अपनी अपनी बातें होती हैं। तो यहाँ पर जो है शिव प्रसाद सिंह बता रहे हैं कि आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं, और चैत में लाई की साथ की पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो देखिए भाई, ये चीज़ हमने बेटा वर्कशीट में भी पढ़ी है। आया है आपका जो गद्यांश जो है आया है एक बार वर्कशीट में, हमने ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ी हैं, शायद आप लोगों को याद हो बेटे। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जवर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। जवर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी कि देखिए बेटा, लेखक को अब की बार जो है बहुत तेज़ फीवर हुआ, बहुत तेज़ बुखार हुआ, और जो है जिसमें ठंडी लगती है ना, ऐसा बुखार हुआ उसको। आगे है बेटा कि दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सध टपके टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली,
माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ फेर कर कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर जबर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो देखिए बेटा, होती है थोड़ी सी बड़े लोगों की चिंता, क्योंकि वो लोग जो है ज़्यादा अपनापन जताते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, तो क्या होता है, इसीलिए वो बार बार सवाल जवाब करते हैं। आगे है बेटा कि दादी माँ को गवे गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। यानी कि जो लेखक की दादी माँ थी बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा सफाई करती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या खिलाफ नहीं बदले जाते। खिलाफ होता बेटा लाफ, जो हम जो है उसमें डालते हैं ना रजाई वगैरह में, ऐसे। तो वे जैसी पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं करता। तो यहाँ जो लेखक कहते हैं कि बेटा उनको ऐसे बुखार को बुलाने का बिल्कुल मन नहीं करता है जिसमें उसको दवाई लेनी पड़े। तो ऐसे में वो आगे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर लेखक की दादी माँ है, किसी से बातें कर रही है। तो चलिए देखते हैं किससे बातें कर रही है। किसान भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर भी दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जाने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो देखिए बेटा, ये वर्कशीट जो है आपकी इसी वीक आई है, जो है आप ये ध्यान से पढ़िएगा कि जो है उसकी दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धनो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, लेखक की जो दादी माँ है, उन्होंने जो है रामी की चाची को कुछ रुपए दिए थे उधार, तो वो उन रुपयों को न उतार पाई, तो वो उस पर डांट लगा रही है कि जब तेरे को पैसे चाहिए थे, जब तो तू नाक रगड़ती फिरती हुई आई, और अब एक पाई भी नहीं दे रही, और अब कह रही है कि फसल में दे दूंगी, फसल में दे दूंगी। अब क्या तेरे लिए अगली फसल आएगी। तो यहाँ पर आगे देखते हैं बेटा कि दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई। अब ये ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्योंकि अब ये जो आपकी आगे वर्कशीट आएंगी अगले वीक में, तो उस इन्हीं में से आएंगी। तो दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार होता है बेटा कि जैसे उसकी शादी कैसे होगी। तो हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो यहाँ पर जो है बेटा लेखक कह रहे हैं कि जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से जो उन्होंने ये शब्द कहे कि बेचारी गरीब है, दे देगी कभी।
चल चल चला है समझाने। तो ये कौन कह रहा है बेटा? लेखक की दादी माँ कह रही है लेखक को कि चल चल चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनु चाची? तो उसने विठल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। तो ये किसने कही बेटा? जो है उसकी लेखक की जो दादी माँ है वो रम्मू की चाची, रामी की चाची के पास गई थी और जो उसने उसकी उधार थी वो भी माफ़ कर दी और इसके अलावा उसको जो है 10 रुपए का नोट और भी दिया। आगे क्या है बेटा कि उस रोज़ बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, यहाँ पर लेकर कह रहे हैं कि मैंने पूछा उस दिन तो बहुत डांट रही थी। तो वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो न, तो लाभ क्या है? तो मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह में किशन के विवाह के दिनों की बात है कि विवाह के 4 5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर, देखिए बेटा ये आपकी वर्कशीट में आया हुआ है, उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। आगे है बेटा कि जो है मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा, दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। यानी कि जैसे बेटा कोई भी गलती करके क्या होता है, हम अपनी दादी दादा के पास जाते हैं ताकि हमारी गलती जो है माफ़ हो जाए। आगे है बेटा कि स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते के तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस्सी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले कमरे में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो ये दादी माँ ने कहा, बेटे दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी नहीं? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। आगे है बेटा देखिए, जैसा कि बताया है कि दादी माँ जो है दिए के सामने बैठी थी हाथ जोड़कर। क्या है पूछ?
तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमचमाती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे संजो कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो आगे है बेटा कि सचमुच दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। तो देखिए बेटा, ये वो चित्र है जिसमें जो दादी माँ जो है अपने बेटे को कंगन, पुश्तैनी कंगन दे रही है। आगे है, हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो यहाँ बेटा देखिए, उनकी दादी माँ जो है वो अब नहीं रही थी। तो आगे ये उसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो बेटा ये जो कहानी थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी का फुल रिवीजन कीजिएगा बेटा, क्योंकि ये जो आपकी वर्कशीट आती हैं इसी जो है पार्ट से आ रही है इस वीक से। तो आप लोग पूरा पार्ट रिवाइज कीजिएगा बेटा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।